तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ब्लू वॉल फायर हैमर टीम के पास आने लगती है, तो मैक्स कैप्टन से परमिशन लेके उस बीस्ट से लड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे मार भी देता है क्योंकि वो मॉन्स्टर पहले से बहुत इंजर्ड था। जिसके बाद वो सभी उस मॉन्स्टर के पार्ट्स निकालकर एरिया 0201 से बाहर आ जाते हैं, पर वहाँ टाइगर टीम भी आ जाती है, जिन्हें देखकर हैमर टीम का कैप्टन अपने टीममेट का बदला लेने के लिए उस अंकल का हाथ तोड़ देता है, जिससे टाइगर टीम और भी गुस्सा हो जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उन दोनों टीम्स को एक दूसरे के सामने देखते हैं, जहां वो दोनों लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी वहां सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग आ जाते हैं और उन सबको ना लड़ने की वार्निंग देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मार्शल प्रैक्टिशनर आपस में लड़कर एक दूसरे को मारे। अब सिक्योरिटी ब्यूरो की बात सुनकर टाइगर टीम वहां से जाने लगती है। ये देखकर मैक्स अपने कैप्टन से कहता है कि क्या आप इन्हें जाने दोगे, जिस पर कैप्टन बोलते हैं कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टाइगर टीम के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। आगे वो सब उस बंदे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जिसका हाथ कट गया था, जहाँ कैप्टन को अपने टीम मेंबर की ऐसी हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो बंदा कैप्टन से बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर तभी वो बंदा खुद रोने लगता है और बोलता है कि वो मार्शल प्रैक्टिशनर बना रहना चाहता है। ये सुनकर कैप्टन उस बंदे से कहता है कि तुम रो मत, हो सकता है उस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में तुम्हारे लिए एक रोबोटिक हाथ मिल जाए, जिनका आज हमने असाइनमेंट पूरा किया था। अब वो सब उस बंदे के साथ उस HR अलायंस नाम के बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं, जहां पहुंचने पर कैप्टन उस मैनेजर से कहता है कि आपके असाइनमेंट को पूरा करते हुए मेरे टीममेट का हाथ कट गया है, तो हम यहाँ ये जानने के लिए आए थे कि क्या आपके इंस्टीट्यूट में कोई रोबोटिक हैंड मिल सकता है जो मेरे टीममेट के रियल हैंड को रिप्लेस कर सके। ये सुनकर वो मैनेजर कैप्टन से कहता है कि हमारे पास ऐसा हैंड तो है, पर वो सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है, ना कि प्रैक्टिशनर के लिए, क्योंकि प्रैक्टिशनर को अपने हैंड में ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसके बाद वो मैनेजर कैप्टन से कहता है कि हालांकि कोई रोबोटिक हैंड तो नहीं है, पर एक ट्रेजर है जो इसका हैंड ठीक कर सकता है, जिसका नाम वाटर ऑफ लाइफ है, जिसे किंग लेवल के ड्रैगन म्यूटेंट से कलेक्ट किया जाता है और उसकी पर ड्रॉप की कीमत 30 बिलियन है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि कोई नहीं, मैं जिज्ञान हॉल का असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि उसके और पूरी टीम के पास भी इतने पैसे नहीं थे, साथ ही वो ट्रेजर अभी अवेलेबल भी नहीं था। इसके बाद कैप्टन मैनेजर को बताता है कि हमने इस असाइनमेंट के दौरान ब्लू वॉल्फ को मारकर उसके पार्ट्स कलेक्ट करे हैं। ये सुनकर मैनेजर कैप्टन से पूछता है कि आपने ऐसा कैसे किया, क्योंकि वो तो एक जनरल लेवल का मॉन्स्टर है, जिस पर कैप्टन उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर बहुत इंजर्ड था। अब मैक्स उस मैनेजर को उस मॉन्स्टर के पार्ट्स दिखाता है, जिसे देखकर वो मैनेजर हैरान हो जाता है और कैप्टन को उन पार्ट्स के बदले 1 बिलियन ऑफर करता है, तो कैप्टन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे वो सब उस बंदे की रिटायरमेंट पार्टी करते हैं ताकि वो उसे खुशी खुशी विदा कर सके, क्योंकि उन लोगों के पास उसे ठीक करवाने के इतने पैसे नहीं थे। अब पार्टी करते समय कैप्टन उन सबको एक ड्रग के बारे में बताता है, जिनसे वो लोग कम टाइम में जनरल लेवल पर पहुंच सकते थे, लेकिन कैप्टन मैक्स को वो ड्रग लेने से मना करता है क्योंकि उस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, लेकिन बाकी सब वो ड्रग्स ले सकते थे क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्हें अपनी इतनी चिंता नहीं थी। इसके बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ मैक्स को वापस देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम मैक्स को उसकी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ मेडिटेशन के दौरान मैक्स को पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच गई है। ये जानकर मैक्स डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पावर को ज्यादा लोगों के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब मैक्स ये सोच ही रहा था कि तभी मैक्स को कैप्टन कॉल करके HR अलायंस यानी उस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं, तो मैक्स वहां चला जाता है, जहां कैप्टन मैक्स को कुछ नए और अच्छे नाइफ्स गिफ्ट करते हैं, क्योंकि ब्लू वॉल्फ से लड़ते समय मैक्स के पुराने नाइफ टूट गए थे, साथ ही नए नाइफ्स पहले वालों से ज्यादा अच्छे थे। अब उन नाइफ्स को देखकर मैक्स उन्हें फ्री में लेने से मना करता है, पर कैप्टन की ज्यादा फोर्स करने पर वो मान जाता है। तभी मैक्स को वहाँ ईवा दिखती है, तो मैक्स उसके पास जाता है, जहाँ ईवा मैक्स को एरिया 0201 से सेफली वापस लाने के लिए थैंक्स बोलती है और अपने वर्क की वजह से वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ईवा अपने फ्री टाइम में HR अलायंस के असिस्टेंट मैनेजर का काम करती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ईवा का भाई आता है, जो मैक्स को देखकर समझ जाता है कि उसी ने ईवा की जान बचाई थी, इसलिए वो भाई मैक्स को थैंक्स बोलकर ईवा के पास चला जाता है। लेकिन असलियत में वो भाई बहुत ही एरोगेंट था, जिसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। अब उस भाई के जाने के बाद मैक्स मैनेजर से ईवा की फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर मैनेजर मैक्स को बताता है कि ईवा की फैमिली इस कंट्री की टॉप 9 फैमिलीज में से एक है। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ईवा इतनी अमीर है। उसी वक्त
वहाँ टीवी पर एक न्यूज आती है कि जनरल लेवल का मॉन्स्टर बैरियर्स को तोड़कर शहर में घुस आया है। तो मिलिट्री जेट्स उस मॉन्स्टर को मारने जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर उन मिलिट्री जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मैक्स वहाँ जाने की सोचता है, पर कैप्टन उसे रोक देता है क्योंकि ब्लू वॉल्फ तो बहुत इंजर्ड था, इसलिए मैक्स उसे मार पाया। पर मैक्स इस जनरल लेवल के मॉन्स्टर को नहीं मार सकता था। तभी उस मॉन्स्टर वाली जगह पर एक वॉर गॉड लेवल का वॉरियर आ जाता है, जो फाइटर जेट्स के पायलट्स को बचाकर उस मॉन्स्टर को अपनी स्पीड से बचते हुए उसे जान से मार देता है। ये देखकर वहाँ खड़ा ईवा का भाई मैक्स की बेइज्जती करता है क्योंकि वो बिना सोचे समझे उस जगह पर जा रहा था। तो मैक्स उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ईवा की वजह से ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं ईवा के पीछे हूँ, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक दिन मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन के रहूंगा और उस दिन तुम्हारी अकड़ टूट जाएगी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं जहां हम एक दिन मैक्स को उसके घर पर ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां ट्रेनिंग करते हुए वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, जिनकी लाइफ नए घर में आने के बाद बहुत अच्छी हो गई थी। अब बहुत देर तक स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के बाद मैक्स थोड़ा रेस्ट लेता है, साथ ही वो थोड़ा दुखी भी था क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद भी वो अपनी नई स्वॉर्ड टेक्निक में सेकंड लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि वो एरिया 0201 में जाकर मॉन्स्टर से लड़के अपनी ट्रेनिंग करेगा क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद घर पर ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी ट्रेनिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। अब मैक्स ये बात अपनी टीम को बताकर अपने वेपन के साथ एरिया 0201 के बैरियर के पास आ जाता है, जहां मैक्स उस बैरियर की सिक्योरिटी कर रहे मिलिट्री ऑफिसर से उस एरिया में जाने का परमिट मांगता है। तो वो मिलिट्री ऑफिसर मैक्स को वो परमिट देकर उसे कहता है कि जब तुम उन मॉन्स्टर को मार दो तो यहाँ उनके ईयर्स ले आना, जिससे तुम्हें मिलिट्री की तरफ से प्राइजेस भी मिलेंगे। अब मैक्स उस एरिया में जाकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और उनके ईयर्स लाकर उस ऑफिसर को दे देता है, जिसे देखकर वो ऑफिसर चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत सारे ईयर्स थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है जहाँ मैक्स मॉन्स्टर को मारकर अपनी ट्रेनिंग करता था और मॉन्स्टर्स के मर जाने पर उनके ईयर्स उस मिलिट्री ऑफिसर को दे देता था, जिसकी वजह से मैक्स एक हफ्ते में ही उस बैरियर पर काम कर रहे सभी लोगों के बीच बहुत फेमस हो जाता है क्योंकि उसने इतने कम समय में 1000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स मार दिए थे। एक दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे म्यूटेंट रैट्स एरिया 0201 की तरफ आ रहे थे। अगले दिन मैक्स उस एरिया में फिर से जाता है जहां वो देखता है कि वो म्यूटेंट रैट्स किसी लो लेवल प्रैक्टिशनर के पीछे थे। तो ये देखकर मैक्स उस प्रैक्टिशनर को बचाने के लिए जाता है। इस तरफ उन रैट्स के बारे में सबको पता चल जाता है, इसलिए न्यूज में अनाउंसमेंट की जाती है कि 10 बिलियन रैट्स एरिया 0201 से सिटी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए मिलिट्री जेट्स जल्द से जल्द वहां जा रहे हैं ताकि वो एरिया 0201 में फंसे प्रैक्टिशनर्स को बचा सके। दूसरी तरफ मैक्स उस प्रैक्टिशनर को बचाकर वहां से भागने लगता है, पर थोड़ी ही देर में वो रैट्स उन दोनों को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से मैक्स घबरा जाता है। तभी वहाँ वॉर गॉड लेवल का वो वॉरियर आ जाता है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। अब वो वॉरियर अपनी स्वॉर्ड के लाइटनिंग अटैक से उन सभी रैट्स को मार देता है जिन्होंने उन दोनों को घेर रखा था। ये देखकर मैक्स चौंक जाता है। तभी वो वॉर गॉड वॉरियर मिलिट्री से कांटेक्ट करके स्टेटस पूछता है, जिस पर मिलिट्री उस वॉरियर को बताती है कि उन्होंने बैरियर से बहुत से लोगों को निकाल लिया है, पर अभी भी वहाँ बहुत से लोग फंसे हुए हैं और फाइटर जेट्स को भी वहाँ पहुँचने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। उसी वक्त वॉरियर देखता है कि वहाँ और रैट्स आ रहे थे, इसलिए वो वॉरियर उन रैट्स को अपनी ओर करके एक ब्रिज पर आ जाता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो रैट्स बैरियर को तोड़कर सिटी में घुस जाते। अब उन रैट्स को अपनी ओर आता देख वो वॉरियर अपने लाइटनिंग अटैक से उनमें से बहुत से रैट्स को मार देता है और उन दोनों के साथ ब्रिज की दूसरी तरफ कूद जाता है क्योंकि ब्रिज बीच में से टूटा हुआ था, पर वो रैट्स आपस में जुड़कर ब्रिज की दूसरी ओर भी आ रहे थे। ये देखकर वो तीनों वहाँ से और आगे भागते हैं। तभी वहाँ एक मिलिट्री जेट आ जाता है, तो वो वॉरियर मैक्स और उस प्रैक्टिशनर को जेट में जाने को कहता है, जिस पर मैक्स वॉरियर को भी जेट में आने को बोलता है, पर वो वॉरियर उसकी बात नहीं मानता क्योंकि अगर वो वहाँ से चला जाता तो सारे रैट सिटी की तरफ आ जाते। अब मैक्स और प्रैक्टिशनर वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ मैक्स वॉरियर को देखता है जो रैट से लड़ रहा था। तभी उस वॉरियर के एक अटैक से उन रैट्स के लीडर का एक ईयर कट जाता है, तो वो लीडर गुस्से में सभी रैट्स को एक साथ वॉरियर पर अटैक करने को कहता है, तो वो रैट्स ऐसा ही करते हैं। ये देखकर वो वॉरियर अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन रैट्स पर अटैक करता है, जिससे वो रैट्स मर जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो वॉरियर भी राख बन जाता है। ये देखकर मैक्स को बहुत दुख होता है। इधर न्यूज में ये बता दिया जाता है कि वॉर गॉड लेवल ने खुद को सेक्रीफाइस करके पूरी सिटी को बचा लिया है। आगे मैक्स उस प्लेन से उतर के सोचता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है और वो इंसानों को नहीं बचा सकता, इसलिए वो वहीं पर अपनी ट्रेनिंग चालू कर देता है।
लेकिन वॉरियर की मौत देखकर वो बिल्कुल टूट गया था, जिसकी वजह से उसका प्रैक्टिस में मन नहीं लग रहा था। साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से फ्रस्ट्रेटेड था, जिसमें वो सेकंड लेवल पर अभी तक नहीं पहुंच पाया है। अब मैक्स खुद को शांत करके उस वॉरियर के मूव्स को याद करता है, जिसके बाद मैक्स वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी ही देर में सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। इधर वो अंकल भी मैक्स को ये करता देख लेता है, जो वहीं पर था। इसलिए वो अंकल सोचता है कि अब वो मैक्स को नहीं हरा सकता, क्योंकि मैक्स ने लाइटनिंग स्वॉर्ड टेक्निक के सेकंड लेवल को अनलॉक कर लिया है। ये सुनकर उसके साथ बैठा कैप्टन अंकल से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढ लूंगा जो मैक्स को आराम से मार सके। और उस कैप्टन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।